विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विशाल कुमार फिर से उपस्थित हूँ हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास की इस यात्रा में अगले काल के ऊपर चर्चा लेकर। और हमने पिछली चर्चाओं में हिंदी उपन्यास के 3 कालक्रमों, जिसमें प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास की चर्चा की थी। आज हम स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास पर चर्चा करेंगे। और विद्यार्थियों, जिस प्रकार हमने यह बात कही थी कि प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, जैसा कि यदि शाब्दिक अर्थ से समझें तो उसमें प्रेमचंद के बाद से अब तक के सभी उपन्यासों को सम्मिलित किया जा सकता है, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने उसे और उपभागों में विभाजित किया था। और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास को हमने मुख्यतया 1950-52 तक की अवधि तक के उपन्यासों को माना था। आज हम उसके उपरांत, यानी कि जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और राजनीतिक स्वतंत्रता हमने प्राप्त की, उसके बाद जिस तरह के उपन्यास लिखे गए उस प्रकार के उपन्यासों पर हम चर्चा करेंगे। और अगले 20-25 वर्ष, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग 1980, 1975, 1980 तक के समय तक जो उपन्यास लिखे गए, जिस प्रकार की उनमें प्रवृत्तियां रही, उन प्रवृत्तियों का हम अध्ययन करेंगे और मुख्य उपन्यास और उपन्यासकारों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि हम स्वतंत्रता के बाद के उपन्यासों की बात करें तो, और उनकी प्रवृत्तियों के बारे में विशेष रूप से बात करें तो मुख्य प्रवृत्तियां यदि हम उनको वर्गीकृत करें तो पहली प्रवृत्ति के रूप में हम प्रेमचंदोत्तर काल की जितनी भी प्रवृत्तियां हमने चर्चा की थी, उन प्रवृत्तियों से संबंधित उपन्यासों की बात कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ एक नई प्रवृत्तियां हमें इस काल में दिखाई दी, उन प्रवृत्तियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। प्रेमचंदोत्तर काल में हमने जो प्रमुख प्रवृत्तियां देखी थी वो थी सामाजिक या मानवतावादी उपन्यास लिखने की परंपरा, इसके अतिरिक्त मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखने की परंपरा, ऐतिहासिक उपन्यास भी उस युग में बहुत लिखे गए। इसके अतिरिक्त मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित और व्यक्तिवादी विचारधारा पर आधारित उपन्यास भी उस युग में लिखे गए। ठीक उस समय में जिन उपन्यासकारों ने इस प्रकार के उपन्यासों की रचना की, वही उपन्यासकार स्वातंत्र्योत्तर युग में भी इस प्रकार के उपन्यासों की रचना करते रहे और हिंदी उपन्यास साहित्य को समृद्ध करते रहे। हमने सामाजिक और मानवतावादी उपन्यासों में प्रमुख रूप से अमृतलाल नागर की चर्चा की थी। अमृतलाल नागर जी ने स्वातंत्र्योत्तर काल में भी बहुत से उत्कृष्ट, एक से बढ़कर एक उपन्यास लिखे, जिनमें हम बात कर सकते हैं बूंद और समुद्र एक उपन्यास है। इसको 2 भागों में अमृतलाल नागर जी ने लिखा और इसमें व्यक्ति को बूंद के रूप में दिखाया गया है और समाज को समुद्र के रूप में दिखाया गया है। और उसके आधार पर उन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण को विकसित करने की इस प्रकार के उपन्यास के माध्यम से कोशिश की है। इसके अतिरिक्त इन्होंने मानस का हंस और खंजन नयन, 2 उपन्यास जो कि तुलसी की लोकमंगलकारी दृष्टि को उद्घाटित करते हुए जीवनी परक उपन्यास ये दोनों, और खंजन नयन जो कि महात्मा सूरदास की जीवनी से संबंधित जीवनी परक उपन्यास है, इन दोनों उपन्यासों की रचना की। विष और अमृत इनका एक और उपन्यास प्रकाशित हुआ, जिसमें इन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद की परिस्थितियों का सजीव चित्रण किया है और उसमें सामाजिक और मानवतावादी दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त हमने प्रेमचंदोत्तर काल के जो दूसरी एक परंपरा थी ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की, उसमें हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुरसेन शास्त्री आदि के बारे में चर्चा की थी। तो ये उपन्यासकार स्वातंत्र्योत्तर युग में भी ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना करते रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 3 उपन्यास, जिनमें चारू चंद्रलेख
पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा सम्मिलित हैं, स्वतंत्रता के बाद ही प्रकाशित हुए और इनमें भारतीय इतिहास की और भारतीय संस्कृति की गहरी छाप हमें दिखाई देती है। यशपाल के द्वारा चलाई गई मार्क्सवादी उपन्यास लिखने की परंपरा भी स्वातंत्र्योत्तर युग में जारी रही, जिसमें प्रमुख रूप से योगदान देने वाले उपन्यासकारों में मनमथनाथ गुप्त और इसके अलावा भैरव प्रसाद गुप्त, इसके अतिरिक्त जो प्रमुख रहे वो रांगे राघव रहे, जिन्होंने मार्क्सवादी ढंग के उपन्यासों की रचना की। विद्यार्थियों, हमने प्रेमचंदोत्तर युग में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की भी चर्चा की थी, जिसमें हमने प्रमुख रूप से अज्ञे, इलाचंद्र जोशी और जैनेंद्र की चर्चा की थी। तो स्वातंत्र्योत्तर युग में भी अज्ञे, जैनेंद्र और इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषण के सिद्धांतों पर आधारित उपन्यासों की रचना करते रहे। अज्ञे के 2 उत्कृष्ट उपन्यास अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप इसी काल में प्रकाशित हुए और बहुत ही सराहे भी गए। इसके अतिरिक्त एक उपन्यास इलाचंद्र जोशी जी का जहाज का पंछी और जिप्सी, ये 2 उपन्यास इलाचंद्र जोशी जी के भी प्रकाशित हुए, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास रहे। और इलाचंद्र जोशी जी ने ये तो 2 महत्वपूर्ण उपन्यास रहे, इसके अतिरिक्त भी कई उपन्यास लिखे जिनकी भी पाठक क्षमता बहुत नगण्य नहीं थी। उन उपन्यासों को भी सराहा गया। इसके अतिरिक्त अन्य उपन्यासकारों के उपन्यासों में भी, चाहे वह एक प्रधान अंग के रूप में चित्रण ना रहा हो, मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांतों का चित्रण अवश्य ही हुआ है, जिन्हें हम पूर्णतया मनोविश्लेषणवाद के उपन्यास ना कहकर उनमें मनोविश्लेषणवाद की छाप अवश्य ही मिलती है। ये तो बात हुई कि जो प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासकार थे वे भी स्वातंत्र्योत्तर युग में उस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हुए, उन सभी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाते हुए उपन्यासों की रचना कर रहे थे। और इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हमें इस युग में देखने को मिलती हैं जो जिनको हम प्रेमचंदोत्तर युग से भिन्न कर सकते हैं, भिन्न करके देख सकते हैं। इसमें एक प्रवृत्ति का नाम है आंचलिक उपन्यासों की रचना की प्रवृत्ति। अंचल से अभिप्राय हमारा होता है कोई स्थान विशेष, और इस प्रकार के उपन्यासों की शुरुआत का श्रेय हम फणीश्वर नाथ रेणु को देते हैं। उनका प्रथम उपन्यास, जिसका नाम मैला आंचल था, वह प्रकाशित हुआ 1954 में, और तभी से आंचलिक उपन्यास लिखने की परंपरा का प्रारंभ हुआ। मैला आंचल में बिहार के पूर्णिया ज़िले के मैरीगंज गांव की तस्वीर हमारे सामने हुबहू दिखाई देती है। उस अंचल विशेष का रहन सहन, उस अंचल विशेष का खान पान और उसकी पूरी संस्कृति पूरे समग्र रूप में इस उपन्यास में चित्रित की गई है। इसलिए यह उपन्यास पाठकों के मध्य बहुत ही चर्चित भी हुआ और उपन्यास की विधा में एक नई शुरुआत भी फणीश्वर नाथ रेणु ने की। इसके अतिरिक्त हम ये भी कह सकते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कई उपन्यासकारों ने आंचलिक उपन्यासों की रचना करना प्रारंभ किया। आंचलिक उपन्यासों की एक और विशेषता यह भी थी कि उन्होंने अपने अंचल के प्रति करुणा सहानुभूति का पूरा सजीव चित्रण किया है। अर्थात इन उपन्यासों में जिन अंचल विशेषों का उपन्यासकारों ने चित्रण किया है, उन अंचलों के प्रति इन उपन्यासकारों की सहानुभूति और करुणा हमें दिखाई देती है। साथ ही उस समय यह बात प्रचलित हो रही थी कि भारत विकास और प्रगति कर रहा है, लेकिन उस समय में जब प्रगति और विकास के नारे इतने बुलंदी से लगाए जा रहे थे, उन विकास और प्रगति के नारों की खोखलेपन और उनके झूठ को भी इन रचनाकारों ने पर्दाफाश किया। उन्होंने इन अंचलों की गरीबी, भूखमरी और इनकी दयनीय दशा का चित्रण करके यह बता दिया कि भारत के गांवों में अभी भी उस विकास और प्रगति का दर्शन नहीं हुआ है।
इन आंचलिक उपन्यासों का एक प्रभाव यह भी हुआ कि साहित्य से कहीं न कहीं गांव अदृश्य सा हो गया था। जिस प्रकार की प्रवृत्तियों को आश्रय जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी आदि मनोविशेषणवादी और व्यक्तिवादी उपन्यासकारों ने दिया था, उन सभी प्रवृत्तियों के कारण कहीं न कहीं गांव साहित्य पटल से अदृश्य ही हो गया था। और साहित्य में फिर से गांव को लाने का श्रेय हम इन आंचलिक उपन्यासकारों को देते हैं। आंचलिक उपन्यासकारों में प्रमुख रूप से जिनका हम नाम ले सकते हैं, उनमें फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल और परती परिकथा, इसके अतिरिक्त उदय शंकर भट्ट का कब तक पुकारूं, इसके अतिरिक्त रामदरस मिश्र जी के द्वारा लिखे हुए 2 उपन्यास पानी के प्राचीर और टूटता हुआ जल, ये 2 उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग वैतरणी, इसके अतिरिक्त विवेकी राय के 2 उपन्यासों सोना माटी और समर शेष है, तथा शैलेश मटियानी के द्वारा लिखा हुआ कबूतर खाना नामक उपन्यासों को हम प्रमुख रूप से इस वर्ग के उपन्यासों में सम्मिलित कर सकते हैं। और विद्यार्थियों, यह बात आपके सामने बतानी मुझे अति आवश्यक प्रतीत होती है कि इन उपन्यासों को पढ़ने के बाद पाठक का और यहाँ तक कहें कि प्रशासन का भी ध्यान गाँवों की तरफ खींचा और गाँवों की स्थिति में सुधार लाने के जो प्रयत्न थे, उनमें तेजी का कारण इन उपन्यासों का भी कहीं न कहीं रहा है। विद्यार्थियों, एक और प्रवृत्ति जिसका कि हम मुख्य रूप से इस युग में वर्णन कर सकते हैं, उस प्रवृत्ति में वे उपन्यास आते हैं जो भारत के विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास रहे हैं। हम जानते हैं कि 1947 में हमें स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन वह उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमारा देश 2 मुल्कों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान में। और इस विभाजन के दौरान जिस तरह का नरसंहार हुआ, जिस तरह से मानवता के मूल्यों की हत्या हुई, वह सब एक इतिहास ही बनकर रह गया। और वह एक केवल इतिहास ही नहीं, अपितु हमारे इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में हमारे सिर पर कलंक की तरह अभी भी मौजूद है और उसकी यादें अभी भी लोगों के हृदयों में स्थित हैं। इस त्रासदी को लेकर भी मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए, सामाजिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए बहुत सारे लेखकों ने रचनाएं की और उस समय का जो इतिहास था उसका प्रामाणिक विवेचन और वर्णन अपनी कला के माध्यम से इस समय के लेखकों ने किया है। इस प्रकार के उपन्यासों में जिन उपन्यासों को अधिक प्रमुखता मिली, अधिक महत्व मिला, उन उपन्यासों में यशपाल का झूठा सच, जो कि स्वतंत्रता से पूर्व के 5 वर्ष और स्वतंत्रता के बाद के 5 वर्ष अर्थात सन 1942 से लेकर सन 1952 तक के समय को दिखाता है। इसमें इस उपन्यास को 2 भागों में लिखा गया। बहुत ही बड़ा ये उपन्यास है, महाकाव्यात्मक के विधा की तरह का एक बहुत बड़ा उपन्यास है। और इसके पहले भाग का नाम वतन और देश था और इसके दूसरे भाग का नाम था देश का भविष्य। जैसा कि इसके नामों से ही स्पष्ट है, इस उपन्यास में स्वतंत्रता से पूर्व के भारत के यथार्थ और स्वतंत्रता के पश्चात के भारत के यथार्थ का बड़ा ही मार्मिक और सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त भीष्म साहनी ने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था तमस, और इस तमस नामक उपन्यास पर तो एक धारावाहिक भी बन चुका है जो कि दूरदर्शन पर कभी प्रसारित भी हुआ था। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राही मासूम रजा ने आधा गांव नामक उपन्यास लिखा जिसमें इस त्रासदी का चित्रण किया गया है। मनमथ नाथ गुप्त का गृहयुद्ध, कमलेश्वर का लौटे हुए मुसाफिर और कृष्ण बलदेव वैद का गुजरा हुआ जमाना इस तरह के उपन्यासों में उल्लेखनीय स्थान रखते हैं। अतः यदि हमें भारत विभाजन की त्रासदी को अच्छे से महसूस करना है, अच्छे से जानना है
और उसके मार्मिक चित्रण को पढ़ना है तो इन उपन्यासों को पाठक को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों, जैसे कि हमने कहानी पर चर्चा करते समय भी इस संदर्भ में बात की थी कि जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों में, पारिवारिक परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हमारे मूल्यों में भी विघटन भी हुआ और नए मूल्यों की स्थापना भी हुई। इस के हमने कई कारण चर्चित किए थे और उन कारणों में प्रमुख रूप से हमने यह भी बताया था कि स्वतंत्रता के बाद बहुत से लोगों में उत्साह था, बहुत से लोगों में इस बात की आशाएं थी कि उनका जीवन सुधरेगा, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों और कुछ अन्य परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप यह सब नहीं हो सका और जो उत्साह, जो आशाएं, जो आकांक्षाएं लोगों ने अपने उज्जवल भविष्य को लेकर देखी थी, उन सब आशाओं, आकांक्षाओं आदि ने निराशा, हताशा, कुंठा आदि का रूप धारण कर लिया और इस प्रकार से जो भी परिस्थितियां परिवर्तित हुई, उन परिस्थितियों ने एक नए मूल्य बोध को जन्म दिया और नई जिसे हम दर्शन शास्त्र में आधुनिकतावाद कहते हैं, इस प्रकार की मनः स्थिति ने जन्म लिया। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे उद्योग धंधों की वृद्धि हुई, जनसंख्या की वृद्धि हुई, मशीनों से काम किया जाने लगा तो उसके कारण बेकारी, भूखमरी और बेरोजगारी भी देश में पनपी और इसके कारण कहीं न कहीं जो आम आदमी था वह कहीं हाशिए पर चला गया और उसकी कुंठा, हताशा और निराशा का चित्रण भी इस युग के साहित्यकारों ने अपने उपन्यासों में किया है। इसके अतिरिक्त हम ये देखें कि उस समय महानगरों का विकास बड़ी तेज़ी से हो रहा था और महानगरों के जीवन की यह विशेषता रही थी कि वह जीवन एकाकीपन से युक्त, ऊब और घुटन से युक्त था, संत्रास उस जीवन में व्याप्त था। इसके अतिरिक्त जो मध्यम वर्ग था, जो मध्यम वर्ग नगरों में पनप रहा था, उस मध्यम वर्ग की भी यही विशेषता थी कि वह स्वयं को व्यर्थ पाता था, अर्थात अपने भविष्य को अंधकार में देखता था। उसे यह नहीं पता था कि वह किस प्रयोजन के लिए कार्य कर रहा है। प्रयोजनहीन जो जीवन उसका हो गया था, व्यर्थता बोध उसकी जीवन में आ गया था और वह अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं था, वह अपने भविष्य को लेकर आशान्वित नहीं था। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां थी, उन सब ने उस आधुनिकतावाद, जिसे हम गहरी घुटन, संत्रास आदि का युग कहते हैं, उस प्रकार के युग को जन्म दिया और उस प्रकार की मनः स्थिति को पैदा किया। इसके अतिरिक्त साहित्यकारों पर अस्तित्ववादी दर्शन का भी प्रभाव पड़ा, जो कि उस युग में जिस प्रकार से मनुष्य की अपने अस्तित्व को लेकर छटपटाहट थी, मनुष्य का मानना था कि उसका अस्तित्व ही कहीं न कहीं खतरे में आ गया है और वह स्वयं के प्रति उत्तरदायी होना चाहता था और समाज से जो उसका संघर्ष हुआ इस संदर्भ में, उस सब के कारण जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उन सब को लेकर भी, चाहे वह मध्यम वर्ग की त्रासदी हो, चाहे वह नगरीय जीवन की त्रासदी हो, उन सब को लेकर भी उपन्यासकारों ने अनेक उपन्यासों की रचना की और इन उपन्यासों में जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है, उसके व्यक्तित्व में घुटन, संत्रास, ऊब, एकाकीपन, व्यर्थता बोध और निराशा, हताशा इत्यादि का चित्रण हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार के उपन्यासकारों में जो प्रमुख नाम हम ले सकते हैं, उनमें निर्मल वर्मा, जिन्होंने कि एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था वे दिन, मोहन राकेश के दो उपन्यास अंधेरे बंद कमरे और न आने वाला कल, राजकमल चौधरी का एक उपन्यास मरी हुई मछली, महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स, इसके अतिरिक्त उषा प्रियमवदा का रुकोगी नहीं राधिका, गिरिराज किशोर का यात्रा, मणि मधुकर का सफ़ेद मेमने तथा मनु भंडारी का उपन्यास आपका बंटी बड़े उल्लेखनीय उपन्यास हैं और इस प्रकार के उपन्यासों में अग्रणी उपन्यास के रूप में
इन उपन्यासों की गिनती की जाती है। और यदि पाठक चुनना चाहे कि कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो कि उस प्रकार की प्रवृत्ति की श्रेष्ठ रचनाएं कही जा सकती हैं, तो ये वही श्रेष्ठ रचनाएं हैं जिनको कि पाठक वर्ग ने और आलोचक वर्ग ने, समीक्षक वर्ग ने बहुत ही मान सम्मान और आदर दिया। विद्यार्थियों, प्रेमचंद काल में और प्रेमचंदोत्तर युग में एक प्रवृत्ति उपन्यासों की जो विशेष रूप से प्रचलित थी वो सामाजिक उपन्यास, मार्क्सवादी उपन्यास जिनकी हमने चर्चा की, उस प्रकार की प्रवृत्ति प्रचलित थी। तो इसी प्रवृत्ति का विकसित रूप हमें जनवादी उपन्यास की एक प्रवृत्ति के रूप में स्वातंत्र्योत्तर युग में भी दिखाई देता है। इस युग में बहुत से ऐसे उपन्यास लिखे गए जो जनता से सरोकार रखते थे, जनता पक्षधरता को लेकर इस समय में उपन्यास लिखे गए। और इन उपन्यासों में क्रांति, विद्रोह का भाव बड़ा ही प्रबल था। इन उपन्यासों में राजनीति में उत्पन्न विसंगतियाँ, इसके अतिरिक्त लोकतंत्र की असफलता तथा सांप्रदायिक विद्वेष, जातिगत संघर्ष आदि मुद्दों को बड़ी ही सजीवता से और बड़ी ही बेबाकी से उठाया गया है। इनमें बहुत से उपन्यास व्यंग्य प्रधान उपन्यास भी रहे जिन्होंने समाज में प्रचलित शोषण और अत्याचार और अन्याय के जो कुचक्र चला हुआ था उस कुचक्र पर भी बहुत ही गहरा आघात किया, उसका यथार्थ चित्रण पाठक के सामने प्रस्तुत किया। श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास राग दरबारी, बदी उज़्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास एक चूहे की मौत, जगदीश चंद्र वत्स द्वारा रचित उपन्यास धरती धन ना अपना, इसके अतिरिक्त काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया उपन्यास अपना मोर्चा, कृष्णा शोभती के द्वारा लिखा गया उपन्यास जिंदगी नामा, रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया उपन्यास गोबर गणेश, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित द्वारा लिखा गया उपन्यास मुर्दा घर, मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया उपन्यास महाभोज तथा मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा गया उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा इस वर्ग के उपन्यासों में अपना विशेष स्थान रखते हैं, जिन्होंने जन पक्षधरता को चित्रित करते हुए एक विद्रोह की, एक क्रांति की भावना को मद्देनज़र रखते हुए और किस प्रकार से उनके शोषण, अत्याचार और अन्याय का अंत हो सकता है, किस प्रकार से आंदोलन और क्रांति को बढ़ावा दिया जा सकता है, इस प्रकार के चित्रण के साथ लोगों को एक नई उमंग, नए उत्साह और नई आशा की किरण भी इन उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में दिखाई है। विद्यार्थियों, ये प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस काल में प्रचलित हुई जिनके आधार पर इस तरह के उपन्यासों की रचना हुई। तो आज हमने प्रमुख रूप से जिन प्रवृत्तियों का अध्ययन किया, एक बार हम उसका पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो पहला हमने उन्हीं प्रवृत्तियों की चर्चा की और उनको हमने एक शीर्षक में रखा कि प्रेमचंदोत्तर युग की प्रवृत्तियों से संबंधित उपन्यास। उसके बाद हमने बात की भारत के विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यासों के बारे में, हमने आंचलिक उपन्यासों के बारे में भी बात की, हमने आधुनिकता बोध को चित्रित करने वाले उपन्यासों की भी बात की और जनवाद से संबंधित उपन्यासों की भी बात की। तो आशा है कि आप सभी को स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास किस तरह के विशेषताओं से युक्त उपन्यास थे और उन में कौन कौन से प्रमुख उपन्यास रहे और कौन कौन से प्रमुख उपन्यासकार रहे, इस सब की जानकारी आपको हो गई होगी। धन्यवाद।